टेम्परेचर स्केल कौन सा हम यूज़ करते हैं। देखते हैं क्या बात इसमें हम देखते हैं। इन टू वेरीफाई चार्ल्स लॉ, अगर आप चार्ल्स लॉ को वेरीफाई करना चाहते हो, केल्विन और एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज यूज्ड, फिर एब्सोल्यूट टेम्परेचर आप यूज करते हो, केल्विन टेम्परेचर के वाला यूज करते हो, आपने पता होगा के वाला यूज करते हो। नहीं बेटे, व्हेन टेम्परेचर इन केल्विन इज यूज्ड, जब टेम्परेचर केल्विन में यूज किया जाता है, देन फिर क्या हमें मिलता है, देन फिर हमारे पास V1 over T1 इज इक्वल टू V2 over T2 मिलता है बेटे। ये आंसर इसका, ये तो चार्ल्स लॉ आ गया। व्हेन temperature in Celsius is used, जब टेम्परेचर सेल्सियस में यूज किया जाता है, देन फिर क्या आता है, V1 over T1 इज नॉट इक्वल टू, ये बराबर नहीं होता V2 over T2 के। बेटे रेशो है ना, तो सेल्सियस तो माइनस में भी होता है, फिर तो माइनस में रेशो आ जाएगी, माइनस नेगेटिव तो रेशो नहीं ना आती, फिर नेगेटिव रेशो नहीं आनी होती। तो ये बात हमने खास तौर पे इसमें देखनी है। छोटा सा एक डाटा हम देखते हैं बेटे, किस तरह से इस बात को समझाया जा सके, इसके बारे में गौर करते हैं। पहली बात बेटे, वॉल्यूम्स मैं 2 ले रहा हूँ बेटे, वॉल्यूम ले रहा हूँ और उस वॉल्यूम्स को मैं कंपेयर करना चाह रहा हूँ किसके साथ, अगर गौर करना है, वॉल्यूम्स को रिलेट कर रहा हूँ विद टेम्परेचर्स। देखते हैं कौन कौन से वॉल्यूम्स हैं और क्या क्या उसके टेम्परेचर। वॉल्यूम्स ये 2 मैं ले लेता हूँ ताकि हमें सीखना आसान हो। लंबी चौड़ी कहानी मैं नहीं बता रहा, सादा सी बात आपको बेटे बता रहा हूँ, सिंपल बात बता रहा हूँ, और उस बात को देखते हैं क्या सूरत उसमें हमारे पास बनती है। बेटे 1092 cm³ हमारे पास वॉल्यूम है, 1092 cm³ वॉल्यूम है। और बेटे उस वक्त जो हमारा टेम्परेचर है, 2 टेम्परेचर हमने लिखे हुए। कौन कौन से टेम्परेचर हमने लिखे हैं? एक टेम्परेचर हमने लिख लिया केल्विन वाला, कितना है बेटे केल्विन वाला और कितना है सेल्सियस वाला। एक हम लिख रहे हैं बेटे 273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बेटे। और दूसरा इसमें 273 ऐड करें तो केल्विन बन जाता होता है आपके एग्जाम में 546 बेटे के बन गए। लो जी, मैंने टेम्परेचर 2 ले ली, 2 टेम्परेचर मेरे पास हैं। उस टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम मेरे पास है वो ये है, और मैंने निशान भी लगा लिया है, और बेटे उसको हाईलाइट भी कर दिया। ये मैं उसको हाईलाइट भी कर रहा हूँ। ये मेरा वॉल्यूम है, कितने पे बता, जो टेम्परेचर सामने मैंने लिख लिए हुए हैं बेटे, ये वाला वॉल्यूम। और दूसरा मेरे पास वॉल्यूम देखते हैं कौन सा। अब मैंने बेटे टेम्परेचर कम कर दिया, 846 मेरा वॉल्यूम हो गया, 846 बेटे cm³ वॉल्यूम हो गया है। लेकिन ये कब था वॉल्यूम? जब मैंने टेम्परेचर को कम कर दिया था, डिक्रीज कर दिया था। और कितना कितना कर दिया था बेटे? सेल्सियस में मैंने टेम्परेचर 150 कर दिया था, 150 डिग्री सेल्सियस कर दिया। और बेटे 150 के अगर मैं केल्विन बनाऊँ 273 ऐड करके 423 बनता है, 423 के बनता है। ये दोनों भी मेरे पास बेटे आ गए। अब ज़रा तवज्जो आपने क्या करनी है वो देखना है, जो समझाना आपको मकसद है वो ये है। अब हमने ये देखना है कि कौन से टेम्परेचर को यूज़ करके हमारा आंसर जो है वो बेटे सेम आता है।
देखते हैं बेटे क्या। अब हमारे पास अप्लाइंग लॉ, अगर हम लॉ अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग कौन सा बेटे लॉ, चार्ल्स लॉ को अप्लाई कर लो, चार्ल्स लॉ को अप्लाई करो इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में हमने इसका जवाब जो है अप्लाई करना है। देखते हैं बेटे कौन सा केस 1 है और कौन सा केस 2 है। पहला टेम्परेचर इन के केल्विन ले रहा हूँ, और जब केल्विन में टेम्परेचर ले रहा हूँ तो फार्मूला में अप्लाई कर रहा हूँ V1 over T1 is equal to V2 over T2। वैल्यूज पुट करवाएं। V1 कितना है बेटे हमारे पास, V1 मौजूद है, और T1 में कहेगा कौन सा लेना है, केल्विन वाला। V1 मेरे पास आ गया 1092 cm3, और बेटे बताओ जी V2 कितना हमारे पास आ गया बेटे, ये T1 V1 आ गया। अब देखते हैं V2 और T2 की बात कैसे करेंगे। V2 कितना आ गया 846 मेरे पास cm3 आ गया। मुझे बताएं मैंने कौन सा टेम्परेचर लेना है, केल्विन वाला, और क्या प्रूव करना है कि V1 T1 का आंसर V2 T2 के बराबर है। तो ये रेड जो डब्बे बने हुए हैं ना, इनको आपस में मैच करा लो। और बेटे ये भी मैंने वैल्यू लिख ली 846 लिख लिया, 846 मैंने लिख लिया है 846 cm3। अब मुझे दोनों बेटे टेम्परेचर बताओ, नीचे लिख रहे हैं टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर केल्विन वाला कितना है, इसका केल्विन वाला टेम्परेचर कितना है, इसका 546 K, और इसका कितना है, इसका 423 K। अब मुझे दोनों के आंसर आपने बताने हैं। इसका आंसर आ गया 2 cm³ पर केल्विन, ऐसे बेटे, और इसका आंसर आ गया बेटे 2 cm³ पर केल्विन। ठीक है बेटे, हेंस प्रूव क्या हो गया, साबित हो गया, हेंस V1 over T1 का आंसर भी 2, V2 over T2 का आंसर भी 2। लो जी, ये कौन सा टेम्परेचर आपने यूज किया था, आपने यूज किया था बेटे केल्विन वाला टेम्परेचर। तो ये पहली बात होगी, बात है। आगे चलते हैं। टेम्परेचर इन सेल्सियस, टेम्परेचर ले लें इन डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर ले लें, फिर चेक करते हैं क्या सूरत हाल है। देख रहा हूँ बेटे, हमें पहले से पता है कि ये V1 ओवर T1 का आंसर जो होता है होना तो चाहिए इक्वल, लेकिन जब टेम्परेचर केल्विन में यूज करोगे तो उस वक्त ये इक्वल नहीं होगा। वैल्यूज बेटे पुट करते हैं। बताओ जी बेटे V1 कितना है हमारे पास, 1092 cm2, केयरफुली जरा देख लो। और बेटे दूसरा वॉल्यूम कितना है 846 cm3, ऐसे ही टेम्परेचर केल्विन में नहीं लिखवाना, अब आपने सेल्सियस में लिखवाना है। 150 और 273, इसका 273 है, डिवाइड कर दिया 273 K पे और सेल्सियस पे टेम्परेचर पे, और बेटे इसको आपने डिवाइड कर दिया किस पे बेटे 150 सेल्सियस पर। बताओ बेटे दोनों का जवाब जो है वो बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा, दोनों का आंसर बराबर नहीं आ रहा। इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स V1 ओवर T1 का आंसर इक्वल नहीं है V2 ओवर T2 के। इसका मतलब वैलिडिटी, इट मीन्स वैलिडिटी किसके साथ मिलती है, इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स वैलिडिटी ऑफ, वैलिड होना, वैलिडिटी ऑफ चार्ल्स लॉ की जो वैलिडिटी है, चार्ल्स लॉ की जो वैलिडिटी है किस पे डिपेंड करती है, रिलेट्स टू, इज एसोसिएटेड विद, जुड़ी हुई है किसके साथ, एसोसिएटेड विद केल्विन टेम्परेचर। वो बेटे एब्सोल्यूट टेम्परेचर, केल्विन टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ जुड़ी हुई है, केल्विन टेम्परेचर के साथ जुड़ी हुई है। तो क्या करना चाहिए अगर बेटे हम चाहते हैं कि हमारा लॉ जो है वेरीफाइड हो, फिर हमें क्या करना चाहिए। तो हमने कहा हमें बेटे टेम्परेचर केल्विन में यूज करना चाहिए to prove that V1 over T1 is equal to V2 over T2। अब हमने बेटे क्या देखना है,
अब हमने देखना एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, बल्कि पहले एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं छोटा सा है, फिर एग्जाम्पल नंबर है वो कर लें और फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल आपकी बुक को देख लेते हैं कि एग्जाम्पल उसके अंदर कौन सी है। फिर एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2, ये देखिएगा कह रहा है जी इसमें मेरे पास V1 250 cm³ है। एग्जाम्पल नंबर 2 है V1 एग्जामिनर कह रहा है कि 250 cm³ है, 250 cm³ है। बड़ा सिंपल सा 2 मार्क्स का हो सकता है, आ सकता है। और उसे हमने टेम्परेचर T1 जो था वो 127 डिग्री सेल्सियस था, उसे ठंडा करके कूल करके सिर्फ टेम्परेचर कर दिया है -27 डिग्री सेल्सियस। कहता है V2 आपने बताना है प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, प्रेशर जो है वो बेटे कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आई। अगर बेटे प्रेशर कांस्टेंट हो जाए तो फिर तो इसका तो चार्जेस ना अप्लाई होना है। अब हमने ये काम बेटे किए, T1 में 273 ऐड कर दिया, केल्विन बन जाएंगे। इसके अंदर भी 273 ऐड कर दिया, ये भी केल्विन बन जाएंगे। इसका मतलब केल्विन बनाना क्यों जरूरी है, केल्विन बनाना बेटे क्यों जरूरी है? ये आपको पता है कि हमारा लाई वैलिड नहीं रहता है, 400 केल्विन आ गया और -27 में 273 ऐड करो तो क्या बचता है 246 केल्विन आ गया, 246 केल्विन आ गया। अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, बताओ बेटे कौन सा एक्सप्रेशन हमारा लगना है। तो बेटे अप्लाइंग ला, कौन सा ला अप्लाई करना है बेटे आपने, अप्लाइंग 410 ला आप अप्लाई कर लो। 410 ला अप्लाई करोगे तो क्या एक्सप्रेशन अप्लाई होगा, V1 over T1 is equal to V2 over T2। क्या बेटे जब 410 ला अप्लाई कर रहे होंगे तो पहले तो चेक करो कि क्या आपके टेम्परेचर केल्विन में हैं या नहीं है, पहला काम ये करो। दूसरे नंबर पे क्या करो, फिर बेटे ये चेक करो कि एग्जामिनर ने जो आंसर आपसे पूछा हुआ है वो किस में पूछा हुआ है, CMQ में पूछा है, DMQ में पूछा है। अगर उसे नाम नहीं दिया फिर तो हमारी मर्जी, नहीं तो फिर देखना पड़ेगा क्या पूछा हुआ, वैल्यूज पुट कराओ। V1 कितना है, ये हमारा V1 है जी ये वाला, और बेटे T1 कितना है, T1 हमारे पास ये है नॉर्मल, और बेटे V2 क्वेश्चन मार्क है और T2 कितना है ये वाला, तो वैल्यूज पुट करें। ये हो गया बेटे 250 cm³ डिवाइडेड बाई 400 केल्विन, दे ध्यान से कुछ भी नहीं इसके अंदर, और बेटे V2 डिवाइडेड बाई कितना बेटे 246K। बेटे V2 पता करना है तो जस्ट रीअरेंजमेंट चाहिए, 250 cm³ चाहिए और बेटे 246K चाहिए, यही है ना, तो बेटे देखते जाना। और डिवाइड किस पे करोगे, डिवाइड हम करेंगे 400 केल्विन पे। टोटल चीजें कितनी थी, 4, 3 इधर आ गई, इधर आ गई, केल्विन से केल्विन खत्म हो गया, कैंसिल हो गया जिसे कहते हैं। और बेटे हमारे पास बचा क्या, CMQ में आंसर आना है, किसमें आना है, CMQ में। तो V2 कितना आ गया बेटे, V2 हमारे पास आ गया 153 CMQ। अगर कभी एग्जामिनर कहे कि नहीं मुझे तो आप DMQ में आंसर बताओ, कितने में बेटे बताओ, आंसर बताओ DMQ में, फिर क्या फर्क पड़ेगा बेटे, DMQ में भी आंसर निकालना मुश्किल थोड़ी है, 1000 पे डिवाइड कर लो। आंसर इन DMQ, V2 इन DMQ अगर कैलकुलेट करना पड़ जाए, कभी कह दे एग्जामिनर 153 को 1000 पे डिवाइड करो, ज़्यादा 1000 पे करेंगे ना, CMQ का DMQ बना रहे हो, कितने DMQ बन जाएगा बेटे, डिवाइड कर दिया तो 0.153 DMQ बेटे चेक कर लेना, 1000 पे डिवाइड करके इतना ही आता है या नहीं आता है, ये आपने खुद करके देख लेना। ये हमारा बेटे DMQ में भी आंसर आए, तो ये 2 मार्क्स का होता है, इसको उसी लिहाज से आपने डिस्कस भी करना है, देखना भी। आगे बढ़ते हैं बेटे, अब हम देखते हैं व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, उसको अपने लफ्जों में मिक्सचर नहीं बना रहा मैं, अलग से करके आपको बताऊंगा कि एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है। एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट बेटे कहते हैं रियल को, और जीरो कहते हैं जीरो को, तो ये वो रियल जीरो है बेटे। देखते हैं टेम्परेचर में रियल जीरो क्या होता है बेटे।
इसका मतलब क्या है? इस एब्सोल्यूट का मतलब है रियल, और रियल और बेटे जीरो का मतलब तो जीरो। रियल जीरो का मतलब है लो टेम्परेचर, इसका मतलब है टेम्परेचर नहीं है। अगर टेम्परेचर नहीं है तो फिर क्या है? एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी को कहते हैं मेरे टेम्परेचर। इसका मतलब है लो काइनेटिक एनर्जीज और पार्टिकल्स नहीं है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जीज नहीं है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई है? काइनेटिक एनर्जी भी हो गई है जीरो। और अगर कभी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए तो समझ लीजिए एब्सोल्यूट जीरो कैसा हो जाएगा? ये मेरे लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर हो जाएगा, लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। क्योंकि जब मॉलिक्यूल खड़े हो गए, रुक गए, लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर ये जो है ये लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है। इससे नीचे टेम्परेचर की गुंजाइश नहीं है, इससे नीचे टेम्परेचर की गुंजाइश नहीं है। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। देखते हैं बेटे कैसे इसको डिफाइन किया जाता है। हाइपोथेटिकल तस्वराती हाइपोथेटिकल टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, वॉल्यूम तमाम गैसेस का, ऑल गैसेस रिड्यूस टू जीरो, रिड्यूस होके सिफर हो जाए, रिड्यूस टू जीरो इज कॉल्ड, उसका नाम बेटे हम रख देते हैं कि दैट इज एब्सोल्यूट जीरो। उसका नाम एब्सोल्यूट जीरो रख दिया जाता है, इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। ये वो फर्जी तस्वराती टेम्परेचर है जिसपे हर गैस का वॉल्यूम कम होकर जीरो हो जाना है, इसका नाम एब्सोल्यूट जीरो है। इसका नाम क्या हो गया बेटे? एब्सोल्यूट जीरो। इट इज लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, ये कम से कम मुमकिन टेम्परेचर है, लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, कम से कम टेम्परेचर है। ये बेटे क्यों है? बिकॉज एट दिस टेम्परेचर, because at this temperature, इस टेम्परेचर पे, at this temperature molecular motion ceases, molecular motion, molecule की motion हरकत ceases, stop हो जाती है। cease रुक जाने को कहते हैं, ceases stop हो जाती है। ठीक है बेटे? it means इसका मतलब ये हुआ एट दिस टेम्परेचर, ये जो हाइपोथेटिकल टेम्परेचर हमने कहा है, एट दिस टेम्परेचर बेटे काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल बिकम जीरो, काइनेटिक एनर्जीज ऑफ पार्टिकल्स बिकम जीरो। बेटे जीरो हो गए। जब काइनेटिक एनर्जी बेटे जीरो हो जाती है फिर बेटे वहां टेम्परेचर नहीं होता। फिर गौर कर लीजिए, हाइपोथेटिकल तो सबराती, क्योंकि मालिक को रोकना बड़ा मुश्किल काम है बेटे।